व्हाइट बोर्ड में राइट हैंड में लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सरगुजा में पड़ता है। लॉकडाउन होने की वजह से पारंपरिक कक्षाओं में हम नहीं पढ़ पा रहे हैं साथ बैठकर, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाएं चैप्टर्स और आपका सिलेबस बिना बाधा के पूरा होता रहे, बाधित ना हो आपकी पढ़ाई, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस व्यवस्था का अंग बनने का अवसर मिला है। तो मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि बीए प्रथम वर्ष में 4th यूनिट में 4थी इकाई में वायुमंडल की आर्द्रता एक चैप्टर है। मैंने इसके लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। पहला वीडियो जो अभी मैं आपके सामने पढ़ाऊंगी, ये पहला वीडियो है और इसमें वायुमंडल की आर्द्रता के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। इस पेपर को पढ़ाते समय जब मैं पढ़ती थी तब अध्ययन और अध्यापन के दौरान मैंने एक जो चीज़ महसूस की है वो ये है कि बच्चे पारिभाषिक शब्दों का अर्थ इस प्रश्न पत्र में नहीं समझ पाने की वजह से उनको ये टफ लगता है ये पेपर, और याद करने में भी परेशानी होती है। तो आपकी इस समस्या को ही फोकस करते हुए आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगी आज इस चैप्टर के अंतर्गत। तो अब हम अपने चैप्टर में आ जाते हैं। हमारा चैप्टर है वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो जैसे ही 2 शब्द आए वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल का अर्थ होता है गैसों का आवरण जो धरातल से सैकड़ों किलोमीटर तक पाया जाता है, और आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा। साधारण शब्दों में हम ऐसे ही इसको समझ सकते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल गैसों का आवरण जो पाया जाता है पृथ्वी पर, और आर्द्रता उसमें वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा। तो जब हमें वायुमंडलीय आर्द्रता पढ़ना होगा तो हमें जल चक्र भी जानना होगा, वाटर साइकिल जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जल चक्र के बारे में अब बात करेंगे। जल चक्र क्या है? धरातल पर मौजूद जो भी जल खंड हैं उनमें पाई जाने वाली जल की मात्रा को जब ताप की प्राप्ति होती है तो जो उनमें पाए जाने वाला जल है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, और वाष्प में परिवर्तित होने के कारण वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद उसमें घनीभवन की प्रक्रिया होती है, और घनीभवन के बाद संघनन होता है, और संघनन के बाद फिर से वह जल के रूप में या ठोस रूप में हिम वगैरह के रूप में वापस आ जाता है जमीन पर। यही है जलीय चक्र, जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वाष्पीकरण क्या है? तो एकदम सिंपल वर्ड्स में यदि आपको समझा दूं तो जल के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जल चक्र का दूसरा शब्द घनीभवन। घनीभवन का अर्थ होता है कि जब जलवाष्प ठंडा होता है तो ठंडे होने के कारण जो जलवाष्प है वो जल कणों में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद संघनन, भर जाता है पूरा जलवाष्प। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा हो जाती है जल कणों की, तो संघनित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जलवाष्प के जल कणों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया और तेजी से शुरू हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप फिर संघनन का ही परिणाम होता है, जो जल हमें प्राप्त होता है फिर से पृथ्वी पर। अब उसके बाद वाष्पीकरण तो हमने पढ़ ही लिया कि जल को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोला जाता है। लेकिन इसके संदर्भ में एक पारिभाषिक शब्द और आपको समझा दूं, गुप्त ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडल, जब हम जल जो है वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जल को ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह गुप्त रूप में उसमें छिपी रहती है। तो जल को जलवाष्प में परिवर्तित होने के लिए जितनी गुप्त छिपी हुई ऊर्जा जो कि ऊष्मा के रूप में उसे चाहिए, उसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। इसके बाद अब हम संघनन और वर्षण हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद हम इधर चले आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 शब्द आर्द्रता के रूप में 3 मुख्य प्रकार मैंने लिखा हुआ है: विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम लेंगे विशिष्ट आर्द्रता को। विशिष्ट आर्द्रता आखिर बोलते किसको हैं? क्या है विशिष्ट आर्द्रता? वायु के भार में
जलवाष्प का भार। किसी स्थान पर वायु का वजन कितना है और उसमें जलवाष्प का वजन कितना है, क्योंकि वायुमंडल में वायु में जलवाष्प के अलावा गैसें भी होती हैं, विभिन्न प्रकार की धूल के कण भी होते हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जिस जगह की हमें विशिष्ट आर्द्रता जानना है वहाँ पर वायु का वजन कितना है और उस वायु के कुल वजन में जलवाष्प का वजन कितना है, जलवाष्प का भार कितना है। मान लीजिए किसी जगह की वायु का भार 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम, और उसमें जलवाष्प का भार 5 ग्राम है, तो वह 5 ग्राम उस जगह की विशिष्ट आर्द्रता होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं निरपेक्ष आर्द्रता पर। निरपेक्ष आर्द्रता में हम देखते हैं, अब हमें वजन पर नहीं, किस चीज पर ध्यान देना है, आयतन पर वायु के। जिस जगह की हमें निरपेक्ष आर्द्रता पता करना है उस जगह पे हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्लेस में वायु का आयतन कितना है और वायु के आयतन में कुल नमी की मात्रा कितनी है, जलवाष्प की मात्रा कितनी है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, किसी स्थान की वायु की निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की या कुल नमी की मात्रा। अब आयतन किसको कहते हैं, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उस वस्तु का वो आयतन होता है, जितनी जगह वो घेरती है वो उसका आयतन होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे सापेक्ष आर्द्रता पर। सापेक्ष आर्द्रता को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं इंग्लिश में। और अब सापेक्ष आर्द्रता जानने के लिए हमें दो बातें जानना होगा, उस जगह की आर्द्रता सामर्थ्य और उस जगह की निरपेक्ष आर्द्रता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आर्द्रता सामर्थ्य किसे कहते हैं। सामर्थ्य का मतलब हम सब समझते हैं, क्षमता, कितना कोई चीज हम कर सकते हैं वो हमारी क्षमता होती है। यहाँ पर हम वायु की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। आर्द्रता सामर्थ्य, किसी जगह की वायु निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, निश्चित तापक्रम पर, निश्चित आयतन पर अधिकतम कितनी नमी को वो ग्रहण कर सकती है। वायु में निश्चित तापक्रम पर, निश्चित तापक्रम के अलावा निश्चित आयतन पर, निश्चित तापक्रम निश्चित आयतन पर अधिकतम कितनी नमी वो ग्रहण कर सकती है, वो होती है उसकी आर्द्रता सामर्थ्य। और निरपेक्ष आर्द्रता तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एक निश्चित आयतन पर प्राप्त कुल नमी की मात्रा। तो जब हमें ये दोनों चीजें पता होंगी कि किसी जगह पर व्याप्त वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता कितनी है और उसने कितना ग्रहण कर लिया है, तो जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वो होगी उस स्थान की सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए हम फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को हम प्रतिशत में निकालते हैं या फिर हम रेशियो के द्वारा, अनुपात के द्वारा उसको प्रकट कर सकते हैं। तो निरपेक्ष सापेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, निरपेक्ष आर्द्रता गुणित 100 बटे आर्द्रता सामर्थ्य। तो यदि किसी, देखिए मैंने इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाया है, यदि किसी स्थान की निरपेक्ष आर्द्रता है 4.1 ग्रेन, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यदि वहां की आर्द्रता सामर्थ्य 6 ग्रेन है तो हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आया है कि इस स्थान की सापेक्षिक आर्द्रता है 68.33% प्रतिशत। उसके अलावा सापेक्षिक आर्द्रता को यदि रेशियो में निकालना है तो निरपेक्ष आर्द्रता को हम डिवाइड करेंगे किससे, आर्द्रता सामर्थ्य से। देखिए यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता 4 है, आर्द्रता सामर्थ्य 6 है, तो हम इसको प्रकट कर सकते हैं कि रेशियो में 4/6 को हम रेशियो में प्रकट कर सकते हैं 2:3 से। ठीक है, और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने वाष्पीकरण जान लिया क्या होता है, आर्द्रता के विभिन्न रूप जान लिए, और अब हम जानेंगे संघनन। संघनन क्या होता है, संघनन की अवस्था प्राप्त करने के लिए, संघनन अगर साधारण शब्दों में समझा दूं तो जल के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण, जिसको हम इंग्लिश में इवापोरेशन बोलते हैं। और वाष्प को जल में परिवर्तित कर जब हो जाता है तो वाष्प के जल में परिवर्तित पुनः होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। अब संघनन के लिए या तो ताप नीचा हो जाए तब संघनन की प्रक्रिया होती है,
या तो फिर घनीभवन की प्रक्रिया के दौरान संघनन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या है, संघनन के विभिन्न रूप हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओस, पाला, ओला, कोहरा, धुंध, मेघ। अब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी कि ओस किसको कहा जाता है, पाला किसको कहा जाता है, ओला किसको कहा जाता है। उसके पहले, इन चीजों को बताने के पहले मैं कुछ पारिभाषिक शब्दों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी। वो पारिभाषिक शब्द हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। अभी हमने गुप्त ऊष्मा पढ़ा था कि जल को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जिस ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें छिपी रहती है, उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा किसे बोलते हैं? जल वाष्प में परिवर्तित होने के लिए ताप को ग्रहण करता है और वाष्प जल में परिवर्तित होने के लिए वाष्प का गर्मी का ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो जब वाष्प ऊष्मा का उत्सर्जन करता है तो जो उत्सर्जित हुई मात्रा है ऊष्मा की, संघनन की प्रक्रिया में जो उत्सर्जित हुई ऊष्मा की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा है, उसको कहा जाता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसके बाद संतृप्त वायु राशि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड एयर। आखिर क्या है संतृप्त वायु राशि? तो संतृप्त वायु राशि का मतलब है जब हवा अधिकतम नमी प्राप्त कर चुकती है, अपनी जितना नमी प्राप्त कर सकती है और इस स्टेज पर पहुंच जाती है कि उसने अधिकतम नमी प्राप्त कर ली है, तब हम उसको संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। उसके अलावा विकिरण क्या होता है? विकिरण का अर्थ होता है जब कोई ऊष्मा प्राप्त करने वाली वस्तु, ताप प्राप्त करने वाली वस्तु एक निश्चित तापमान प्राप्त कर लेने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करना शुरू करती है, उसको बाहर निकालना शुरू करती है, तो उसको बोला जाता है विकिरण। उसके बाद ओसांक, संतृप्त वायु राशि अधिकतम जब प्राप्त कर लेती है नमी वायु, तो उसको संतृप्त कहा जाता है। और जो ये अवस्था है उसकी जिसमें उसने अधिकतम नमी को प्राप्त कर लिया है, उसको बोला जाता है ओसांक। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इन पारिभाषिक शब्दों को। थोड़ा सा हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार शॉर्ट में फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे इसको, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ओस। आप देखते होंगे जैसे ही ठंड दस्तक देने लगती है तो कार के ग्लास पे, घर के ग्लास पे, पेड़ पौधों के ऊपर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वही है ओस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू। तो ये ओस आखिर बनती कैसे है? तो इसकी प्रक्रिया ये है कि दिन भर पृथ्वी जितना ताप ग्रहण करती है, उस ताप को फिर रात में वो उत्सर्जित करती है, विकिरित करती है, और वो ताप पहुंच जाता है वायुमंडल में। और वायुमंडल में पहुंचने के बाद वहां पर ताप को बढ़ा देता है वो, और वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जल के वाष्प में बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और इसके बाद फिर जब वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और जब रात में ठंडे धरातल के संपर्क में वो वाष्प आता है तो वह पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और वही हमें ओस के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद है पाला। पाला भी बनने की प्रक्रिया ओस जैसी ही है लगभग, किंतु इसमें अंतर यह है कि जब उत्सर्जित ताप वाष्पीकरण के लिए वहां पर पहुंचता है ऊपर वायुमंडल में, और जब धरातल के संपर्क में आती है हवा, फिर से रात को जब ठंडा हो जाता है माहौल, वातावरण, तो जब तापमान 0 या उससे नीचे चला जाता है, 0 डिग्री या उससे नीचे, तब जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में परिवर्तित होने के बजाय छोटे छोटे हिम के कणों में परिवर्तित हो जाता है। और वही हमको किसके रूप में दिखाई देता है? पाले के रूप में। आपने देखा होगा वाइट परत दिखाई देती है आपको, सफ़ेद परत पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर, का ग्लास वगैरह के ऊपर, वो है पाला। और इसके बाद है ओला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल। जब तापमान 0 डिग्री से नीचे लगातार लंबे समय तक रहता है थोड़ा, तो फिर क्या होता है, जो वायुमंडल में जब पहुंचती है, उत्सर्जित ताप जब पृथ्वी से पहुंचता है ऊपर, और वहां पर जलवाष्प की जब ताप पहुंचता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, और जब फिर वो नीचे धरातल के, और वहां पर क्या होता है, फिर संघनन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे घनीभवन होता है, और घनीभवन के बाद संघनन होता है, और संघनन के परिणाम स्वरूप फिर जल की जो परतें हैं वो इकट्ठा होते होते छोटे छोटे हिम के गोले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही हिम के गोले फिर ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। जो छोटे ओले हैं वो तो पानी में परिवर्तित हो जाते हैं पृथ्वी तक आते आते, और जो बड़े गोले हैं वो हमको दिखाई देते हैं गोलों के रूप में नीचे। उसके बाद है
कोहरा, कोहरा जिसको हम फॉग बोलते हैं। ठंड के दिनों में आपने देखा होगा जब हम सोकर सुबह उठते हैं तो कई बार इतना घना कोहरा अंधेरा छाया रहता है कि हमें आर पार की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो वो कोहरा क्या है? कोहरा बनने की प्रक्रिया ये है कि जब पृथ्वी से ताप, आर्द्र हवाएं जो है पृथ्वी से जब ऊपर उठती हैं, नमी युक्त हवाएं जब ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ करके उनमें ठंडा होने के बाद संघनन की प्रक्रिया होती है तो वो जल के कणों में परिवर्तित हो जाती है। और जल के कणों में परिवर्तित होने के बाद क्या होता है? जल के कणों में परिवर्तित होने के बाद वो धीरे धीरे वायुमंडल में धूल के कणों के साथ वायुमंडल में लटक जाती है। और वो लटके हुए जल के कण जो धूल के साथ वायुमंडल में लटके हुए हैं वही कोहरे का निर्माण करते हैं और वही हमें कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद है इसके बाद है धुंध। कोहरे के बाद धुंध। तो धुंध जो है जब कोहरा बहुत घना हो जाता है तो उसी को धुंध बोला जाता है। धुंध में क्या होता है? और भी सघन होता है ये। इसमें एक चीज और होती है कई बार कि जल के कण हैं वो धूल के कणों के साथ साथ कार्बन के कणों के साथ भी इसमें लटके रहते हैं। मेघ। अब हम जानेंगे मेघ। तो इसमें क्या होता है? मेघ में जब आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद उनमें ठंडे होने के बाद संघनन की प्रक्रिया होती है और जब संघनन की प्रक्रिया लंबे समय तक तीव्र होती रहती है तो फिर जो जल के कण हैं वो समूह में इकट्ठे होने लगते हैं, ग्रुप में, पुंज में इकट्ठे होने लगते हैं और जल कणों का वही समूह, वही पुंज, वही ग्रुप हमें किसका निर्माण करता है? मेघ या क्लाउड का निर्माण करता है। तो अब जो मैं अगला वीडियो होगा मेरा उसमें हम लोग कोहरे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मेघ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे और वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वर्षण के लिए लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वर्षण और वर्षा को हम आपस में ये नहीं सोचेंगे कि ये एक ही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्षा जो है वो वर्षण का एक पार्ट है। वर्षण का अर्थ होता है संघनन की प्रक्रिया के बाद आप जो भी वायुमंडल से नीचे आता है आपके धरती पर, चाहे वो ठोस रूप में हो या द्रव रूप में हो, ओला, ओस, पाला, कोहरा, धुंध, ये सब कुछ वर्षा, ये सब वर्षण का पार्ट है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जटिल हैं उनको एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के कुल वजन में जलवाष्प का वजन। निरपेक्ष आर्द्रता, वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित कुल नमी की मात्रा। आर्द्रता सामर्थ्य, एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता। और सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता का अनुपात। उसके बाद पारिभाषिक शब्दों में वायुमंडल, वायुमंडल का अर्थ हम लोग जानते हैं, गैसों का आवरण। आर्द्रता, वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा। संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की प्रक्रिया के दौरान जितनी ताप उत्सर्जित होता है वो गुप्त ऊष्मा है। संतृप्त वायु राशि, अधिकतम नमी जब प्राप्त कर लेती है वायु राशि। घनीभवन की प्रक्रिया, जब जब विकिरित करती है, उत्सर्जित करती है ताप पृथ्वी, तो जब वो ऊपर पहुंचता है, ठंडा होता है, तब उसमें घनीभवन की प्रक्रिया होती है। वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाता है? घनीभवन की प्रक्रिया में एक चीज होती है, एक घनीभवन की प्रक्रिया में कई बार जब जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ताप जब ज़्यादा मिलता है, जलवाष्प की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, नमी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो फिर जो गैसीय अवस्था में चीज़ें हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाती हैं? द्रव या ठोस रूप में नीचे आना शुरू हो जाती है। विकिरण, विकिरण का अर्थ बता चुकी हूँ मैं आपको, एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। विकिरण का अर्थ है किसी निश्चित तापमान पर कोई वस्तु जब एक निश्चित तापमान प्राप्त कर लेती है, जो ताप प्राप्त करने वाली वस्तु है, तो फिर वो तापमान का उत्सर्जन प्रारंभ करती है, वो है विकिरण। और ओसांक है संतृप्त वायु की वह अवस्था जिसमें उसने अधिकतम नमी को प्राप्त कर लिया है, उसे हम बोलते हैं ओसांक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के आगे के जो बिंदु है उनको समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।